नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा भारत। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का बयान। कहा, चौथी तिमाही में 7.7% की विकास दर से गलत साबित किए विपक्ष के दावे। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पूरे होंगे सरकार के लक्ष्य। 3.3% पर रखेंगे राजकोष के घाटा। पहले की तरह 20 भाषाओं में होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान। साल के आखिर तक नई शिक्षा नीति लागू करने का ऐलान। सभी को किफायती और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने को लेकर जताई प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धरने पर हाईकोर्ट सख्त। पूछा, उपराज्यपाल ऑफिस में धरने की किसने दी मंजूरी। सुरक्षा के वादे के बाद आईएएफ एसोसिएशन दिल्ली सरकार से बातचीत को तैयार। सत्येंद्र जैन के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भी बिगड़ी तबीयत। जम्मू कश्मीर में महीने भर बाद सुरक्षा बलों का अभियान फिर शुरू। बांदीपोरा में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। पुलिस प्रमुख ने कहा, पुख्ता सूचना पर आतंकियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। सेना प्रमुख ने पुंछ में शहीद जवान औरंगजेब के परिजनों से की मुलाकात। और फीफा विश्व कप के ग्रुप एफ में स्वीडन और दक्षिण कोरिया में रोमांचक मुकाबला जारी। स्वीडन को 1-0 की बढ़त। 65वें मिनट में स्वीडन के एंड्रियास ने पेनल्टी किक से किया गोल। और आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। रमजान के बाद सीजफायर खत्म होने के साथ ही सुरक्षा बलों ने घाटी में अपना अभियान फिर से शुरू कर दिया है। सोमवार को उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने कहा है कि पुख्ता जानकारी के आधार पर आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर के बाद सोमवार सुबह सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू किया। इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया गया तो आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। अब जहां स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी हम ऑपरेशन लॉन्च करेंगे और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे ताकि दहशतगर्दी यहां से सफाया हो। जो लोकल लड़के हैं वो हमारे अपने लड़के हैं, उनको एक मौका जरूर दिया जाएगा, वो अपने परिवार को ज्वाइन करें। लेकिन जो हथियार नहीं छोड़ेगा और इस्तेमाल करेगा उसको सख्ती से डील किया जाएगा। उधर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पुंछ जिले में शहीद जवान औरंगजेब के परिजनों से मुलाकात की। जनरल रावत ने परिजनों को ढाढ़स बंधाया और औरंगजेब की हत्या करने वालों को सजा देने पर भरोसा दिलाया। बीते दिनों आतंकवादियों ने पुलवामा जिले से औरंगजेब का अपहरण कर लिया था और फिर उनका गोलियों से छलनी शव मिला था। केंद्र सरकार ने रमजान का महीना खत्म होने के बाद रविवार को आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के अभियान पर रोक को खत्म कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया। रमजान से पहले शांति की पहल करते हुए केंद्र सरकार ने घाटी में एक तरफा संघर्ष विराम किया था। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों के उकसावे के बावजूद रमजान के दौरान सुरक्षा बलों ने धैर्य रखा। घाटी में अमरनाथ यात्रा को देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है। दरअसल कश्मीर में रमजान के दौरान आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर कई हमले, सेना के राइफलमैन औरंगजेब और पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या के मामले सामने आए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रक्षा मामलों के जानकार मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल। सर, बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। और केंद्र सरकार ने घाटी में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को खत्म कर दिया है और घाटी में आतंकियों पर नकेल कसने के लिए सेना को फिर से अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों में जिस तरीके से घाटी में आतंकी वारदातें हुई हैं, उस लिहाज से कितना ज़रूरी था ये कदम? ये कदम बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छा हुआ कि सरकार ने अपनी गलती को महसूस किया और सेनाओं को फिर से हुक्म दिया कि स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो ऑपरेशन ऑल आउट को फिर से जारी रखें। जी।
जो पहले ऑपरेशन ऑल आउट हो रहा था, ऑपरेशन ऑल आउट फेज़ 1 और फेज़ 2, उसके माध्यम से पाकिस्तान के टेररिस्ट जो थे कम्प्लीटली बैकफुट पे थे। 80% टेररिस्ट को मार दिया गया था। 80 to 85% उनके लीडर्स को मार दिया गया था। उनमें भगदौड़ मच चुकी थी, वो घबराए हुए थे, डरे हुए थे, छिपे हुए थे। और बड़ा पुख्ता इंटेलिजेंस वहाँ का अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस को दे रहा था, जिसके बेसिस पर आप एनकाउंटर उसी जगह पे करते थे। वो बताते थे कि फलाने विलेज में उस घर के अंदर सेकंड मंजिल के ऊपर 3 टेररिस्ट है। इतनी क्लोज इंटेलिजेंस वो बिल्कुल उसी प्रकार दे रहे थे जिस प्रकार पंजाब में इंटेलिजेंस देनी शुरू की अवाम ने, जिससे पंजाब में स्थिति टर्न अराउंड हुई। ये सरकार ने जो फैसला किया था एक तरफा सीजफायर, उससे इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अपने पूरा इनिशिएटिव पाकिस्तान को दे दिया। हमारी डिफेंस मिनिस्टर ने साफ तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो प्रोवोक करते हैं, हम रिस्ट्रेंट दर्शाते हैं। पहल वो करते हैं, उसके बाद हम जवाबी कार्रवाई करते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में साफ तौर पे आपने उसको अलाउ किया कि वो चुने किस जगह पे हमला करना है, कितनी तादाद में करना है, कब करना है, कैसे करना है। उन्हें हावी होने का एक मौका दे दिया। और हम जब रिटेलिएट कर रहे थे तो वो बंकर्स में चला जाता था, ज़्यादा नुकसान हमारी तरफ हो रहा था। सिविलियंस हमारी तरफ मारे जा रहे थे, जान और माल का नुकसान यहाँ हो रहा था, सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जा रहे थे, उस तरफ नुकसान कम हो रहा था। तो आपके हिसाब से ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को खत्म करना बेहद ज़रूरी था? बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि सरकार का जो तर्क था वो ये कह रहे थे कि जो उनका ये पीस इनिशिएटिव है वो घाटी के महीने में, रमज़ान के महीने घाटी के लोगों की शांति के लिए है, उनके अमन के लिए है कि कम से कम पाक रमज़ान के महीने में वो शांति से रह सकें। लेकिन हमने देखा कि पिछले रमज़ान के महीने में पिछले मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा आतंकी वारदातें हुई। ऐसे में सरकार के इस फैसले को कि रमज़ान के दौरान आप ऑपरेशन को दूर रखें, सेनाओं को जो उन्होंने निर्देश दिया था, उसे कैसे देखते हैं? देखो, अगर आप एडवांटेज ऑफ हाइंडसाइट से देखो तो साफ तौर पर लगता है कि ये सरकार का जो फैसला था बड़ा गलत था। वैली के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, हम हर प्रकार से हामी हो चुके थे, घबराए हुए थे, भागे हुए थे। हमने उनको मौका दिया टू रीऑर्गेनाइज, टू रीग्रुप। सिक्योरिटी फोर्सेस को ऊपर उन्होंने 31 दिनों में 70 हमले किए, जवाबी कार्रवाई केवल 4 या 5 बारी करने दी। लेकिन सरकार का फैसला 2-3 चीज़ों को निगाह में रखा गया था। एक तो बड़े पैमाने पर वहाँ की जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने दरख्वास्त की थी, प्रधानमंत्री से मिले थे, होम मिनिस्टर से मिले थे, कहा था कि वो चाहती हैं कि अवाम को मौका दिया जाए अपना शांति को एक किस्म से महसूस करने का। सेना ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर ऐसा माहौल स्थापित कर दिया था जिससे मैंने कहा कि आतंकवादी छुपे हुए थे, घबराए हुए थे, डरे हुए थे। तो लोगों का दिल, दिमाग और विश्वास जीतने के लिए सरकार ने ये रिस्की डिसीजन ली। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस रिस्की डिसीजन लेने के बाद में पाकिस्तान से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं हुई, सेपरेटिस्ट से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं हुई, आतंकवादियों से कोई नहीं हुई, पत्थरबाजियों की घटना बढ़ गई, तो अपने ऑर्डर को बदली करना था। कश्मीर में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, 17 डिस्ट्रिक्ट में हर प्रकार की शांति थी, वहाँ पे इस ऑर्डर को लागू रहने देना था। केवल 4-4.5 डिस्ट्रिक्ट में गड़बड़ हो रही थी ज़बरदस्त। अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, पुलवामा, पार्ट्स ऑफ श्रीनगर और सोपोर में, इनमें इस ऑर्डर को मॉडिफाई करना था। क्योंकि एक बारी ऑर्डर जो है सैक्रोसेंट नहीं होता। बड़ा ज़रूरी है कि स्थिति को देखते हुए, माहौल को देखते हुए, दुश्मन के रिएक्शन को देखते हुए, आतंकवादियों के रिएक्शन के देखते हुए, पॉलिटिशियन जो है, आप देखो चाहे उमर अब्दुल्ला थे या महबूबा थे, एक बारी भी स्टोन पेल्टर्स को कंडेम नहीं किया। कंडेमनेशन इज नॉट गुड इनफ। आपने उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है, क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो देश की एकता, देश की अखंडता, देश की आबरू, देश की छवि और कश्मीर की सरकार की सैंक्टिटी और अथॉरिटी को कायम रखने के लिए 24/7 365 दिन अपनी जान हथेली पर रख रहे हैं। उसके बावजूद उनके ऊपर जब इस मौके के पथराव होता है तो किसी ने भी कंडेम नहीं किया। तो आप इस कदम को ज़रूरी मानते थे, और चूँकि अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, उसको भी महफूज करने के लिए कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन शुरू करना बेहद ज़रूरी था। शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत के लिए आपका। तो ये थी पहली खबर, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
4 साल मोदी सरकार। भारत में अब तक के सबसे बड़े कर सुधार जीएसटी पर देखिए हमारी खास पेशकश। It is the most significant economic reform in independent India. It will be a challenge for tax evaders. Now it will not be easy for the evasion of tax or evasion of transactions. आप इनडायरेक्ट टैक्स को स्ट्रांग बनाओगे, उसमें लीकेज को रोकोगे, तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स को स्ट्रांग करने का बहुत अच्छा मूव है। 4 साल मोदी सरकार, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि एनडीए सरकार के आर्थिक फैसलों से भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। फेसबुक पर लिखे पोस्ट में जेटली ने कहा कि अब अतीत की तुलना में भारत का भविष्य अधिक उज्जवल दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ये संकेत दिया है कि पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती की संभावना बहुत ही कम है। उनका ये मानना है कि इस तरह के किसी भी कदम से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भरोसा जताया है कि भारत अगले कुछ साल तक तेज रफ्तार से विकास करता रहेगा। फेसबुक पर लिखे पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में हासिल 7.7% की वृद्धि दर से ये साबित होता है। अरुण जेटली ने कहा कि मोदी सरकार की संरचनात्मक सुधारों से जुड़े फैसलों की आलोचना करने वाले लगातार गलत साबित हुए हैं। जेटली ने लिखा कि नोटबंदी और जीएसटी लागू होने से न ही अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में 2% की गिरावट आई है और न ही भारत गरीब हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि नोटबंदी से जीडीपी में 2% की गिरावट आएगी। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के पेट्रोल डीजल पर करों में 25 रुपए कटौती करने के सुझाव पर अरुण जेटली ने कहा कि जब वो खुद वित्त मंत्री थे तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने चिदम्बरम के उस सुझाव को छलावा बताया है। अरुण जेटली ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री का मकसद भारत को ऐसे कर्ज में फंसाना है जिसका प्रबंधन संभव नहीं है। उन्होंने यूपीए सरकार पर देश को कर्ज की विरासत देने का आरोप लगाया। चिदम्बरम जी की अगर नैतिकता है वो थोड़ा देश के सामने एक सच बताएं। उन्होंने उनकी यूपीए की पीरियड में ऑयल बॉन्ड के नाम पे कितने कर्जा भारत की अर्थव्यवस्था पे छोड़ के गए, उसकी दूरगामी प्रभाव भारत की अर्थनीति में क्या है। आज हमें उनकी प्रिंसिपल और उसके ऊपर इंटरेस्ट दोनों को भुगतान करना पड़ रहा है। इस पोस्ट में अरुण जेटली ने उन क्षेत्रों का जिक्र किया है जहां बड़े पैमाने पर लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के विकास से इन क्षेत्रों में लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है। विदेशी निवेश और घरेलू निवेश में इजाफा से भी रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। बुनियादी ढांचों और ग्रामीण इलाकों की परियोजनाओं पर भी खर्च बढ़ा है, इससे भी रोजगार के मौके बढ़े हैं। सामाजिक क्षेत्र खासकर वित्तीय समावेश कार्यक्रमों से लोग बड़े पैमाने पर स्वरोजगार की ओर बढ़े हैं। अपने पोस्ट के आखिर में अरुण जेटली ने लिखा कि अर्थव्यवस्था और बाजार संरचनात्मक सुधारों, राजकोषीय समझदारी और व्यापक आर्थिक स्थिरता का हमेशा स्वागत करता रहा है। बाजार कभी भी राजकोषीय अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करता है और इसका प्रमाण है कि अर्थव्यवस्था यूपीए की नीतियों में शिथिलता के दौर से निकलकर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार मौजूदा वित्त वर्ष यानी कि 2018-19 में राजकोषीय घाटे को 3.3% पर रखने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि चुनावी वर्ष होने के बावजूद सरकार राजकोषीय घाटे को 3.3% तक सीमित रखने के लक्ष्य को हासिल कर सकेगी। उन्होंने ये भरोसा जताया है कि सरकार अर्थव्यवस्था की मजबूती बनाए रखेगी और पहले से तय सभी आर्थिक मानकों को पूरा कर लेगी। पिछले वित्त वर्ष यानी 2017-18 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.53% पर रहा, जो सरकार के संशोधित अनुमान के अनुरूप रहा। वहीं राजस्व घाटा जीडीपी का 2.65% रहा। सरकार ने फरवरी में पेश बजट में 2017-18 के संशोधित बजट अनुमान में राजकोषीय घाटे को 3.5% कर दिया था, जो प्रारंभिक बजट अनुमान में 3.2% रखा गया था। केंद्रीय शिक्षक
पात्रता परीक्षा यानी कि CTIT अगले साल से अब पहले की तरह 20 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसका ऐलान किया। 17 भाषाओं को CTET के लिए विकल्पों की सूची से हटाने के CBSE के फैसले की आलोचना के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह आदेश दिया है। केंद्र सरकार की 4 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी बताया कि नई शिक्षा नीति भी इसी साल के आखिर तक लागू कर दी जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि ये परीक्षा 20 भारतीय भाषाओं में आयोजित होगी। CTET में लेकिन सभी लैंग्वेज में करने का हमने आदेश दिया है और अगले वर्ष से सभी लैंग्वेज में होगी, सभी भारतीय भाषाओं में होगी। NDA सरकार के 4 साल के कार्यकाल के अपने मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति का मसौदा बिल्कुल तैयार है और इसी साल के आखिर तक इसे लागू कर देने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 4 साल में 33 नई पहल की गई है। जीरो ड्राफ्ट जिसे कहते हैं वो तैयार हो गया और कल मैंने 4 घंटे उस टीम ने मुझे प्रेजेंट किया। अब उसमें फाइनल टचेस देंगे, फाइन ट्यून करेंगे, वो जरा पीयर ग्रुप को दिखाएंगे और फिर एक प्रोसेस होगी, फिर सबके सामने आएगा। क्या इस साल के अंत तक सर या इस साल में आ जाएगी? बिल्कुल। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने ये माना कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया धीमी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये संस्थाएं स्वायत्त हैं और सरकार की नीति कम से कम दखल देने की है। उन्होंने शिक्षा से लेकर मिड डे मील योजना में बजट में बड़ी राशि के आवंटन को भी सरकार का अहम कदम करार दिया। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि समय की पाबंदी, स्वच्छता और खान-पान सेवाओं में सुधार रेलवे की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में है। हाल ही में इससे जुड़े कई शिकायतों को देखते हुए रेलवे ने कई कड़े कदम उठाए हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। पीयूष गोयल ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदम के अच्छे परिणाम मिले हैं। लेट लतीफी, खान पान की शिकायतें और साफ सफाई की बढ़ती शिकायतों को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खास एजेंडे में रखा है। इसको लेकर रेल मंत्री ने कई कदम उठाए हैं। पिछले कुछ महीनों में ज्यादातर ट्रेनों के देरी से चलने को लेकर रेलवे की काफी आलोचना हुई है। इसके अलावा खाने पीने की क्वालिटी और साफ सफाई को भी रेल मंत्री ने गंभीरता से लिया है। मैं भारत की जनता को और आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने इसको मिशन मोड में इस काम को लिया है और हम सब अधिकारीगण संयुक्त रूप से एक टीम रेलवे के रूप में प्रतिबद्ध है कि इसमें सुधार लाया जाए। रेल मंत्रालय रेलगाड़ियों की लेट लतीफी को दुरुस्त करने के साथ ही सुरक्षा और संरक्षा पर खास ध्यान दे रहा है। इसी का नतीजा है कि 2017-18 में रेल दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा कमी आई। वहीं स्वच्छता और खाने पीने की गुणवत्ता को लेकर भी खास जोर है। इसके तहत बेस किचन में CCTV लगेगा। IRCTC के 16 जो किचन हैं, सब में CCTV कैमरा लगा के हम मॉनिटरिंग करेंगे कि हाइजीन और सफाई कुकिंग में भी अच्छी तरीके से मेंटेन की जाए। आगे चल के इसको पब्लिक डोमेन में भी इस फीड को देंगे, जिससे आप भी हमारे काम के ऊपर नियंत्रण रख सके। यात्री सुविधाओं में गड़बड़ी को देखते हुए रेल मंत्री ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रेल यात्रियों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज एम्स जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उपराष्ट्रपति के साथ उनके परिवार वाले भी थे। उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के परिजनों से बात की। इलाज कर रहे डॉक्टरों ने भी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को वाजपेयी के स्वास्थ्य की जानकारी दी। डॉक्टरों ने उपराष्ट्रपति को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत में सुधार हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को 11 जून को एम्स में भर्ती कराया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के धरने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये पूछा है कि LG हाउस में धरना देने के लिए किससे इजाजत ली गई। कोर्ट का कहना है कि किसी के घर या ऑफिस में बिना इजाजत के धरने पर नहीं बैठा जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के मंत्रियों के धरने पर बैठने को लेकर हाईकोर्ट ने कई तल्ख सवाल किए हैं।
हाईकोर्ट ने पूछा है कि एलजी के हाउस में धरने से पहले एलजी से अनुमति क्यों नहीं ली गई। इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने दलील दी कि ये किसी का व्यक्तिगत फैसला है। कोर्ट ने इस पर पूछा कि क्या ये संवैधानिक है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जून का समय दिया है। खुद भी काम नहीं कर रहे हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल को भी काम नहीं करने दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिना किसी कारण के वहां पड़े हुए हैं। उधर आईएएस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने आईएएस अधिकारियों और उनके परिवार की सुरक्षा का भरोसा दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि वो मुख्यमंत्री से औपचारिक तौर पर बात करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि आईएएस अधिकारी हड़ताल पर हैं, जबकि अधिकारियों का कहना है कि वो हर रोज दफ्तर जाते हैं और काम करते हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली की 2.25 करोड़ जनता के हित में और जितने भी काम अब तक बाधित हुए हैं उन सब को देखते हुए एक अच्छी पहल, एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा कदम दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा उठाया गया है। पिछले एक सप्ताह से मुख्यमंत्री समेत उनके कुछ मंत्री एलजी हाउस में अनशन और धरने पर बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हालत खराब होने पर एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनशन के कारण रविवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यूनान की यात्रा पर हैं। आज सुबह एथेंस के राष्ट्रपति भवन में उनका शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने यूनान के राष्ट्रपति प्रोकोपिस पावलोपुलुस के साथ बैठक की। दोनों नेताओं की बैठक में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने ये कहा है कि भारत और यूनान के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। इस यात्रा से आपसी संबंध और गहरे होंगे। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देश एक दूसरे के यहाँ व्यापारिक और निवेश संपर्क बढ़ाने के इच्छुक हैं। अभी दोनों देशों के बीच कुल कारोबार करीब 50 करोड़ 70 लाख डॉलर का है। ग्रीस की कंपनियों ने ऑलिव ऑयल, डेयरी प्रोडक्ट्स, फलों के रस और दूसरी वस्तुओं के निर्यात में रुचि दिखाई है। राष्ट्रपति ने यूनान के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिट्सप्रस और विपक्षी नेता क्रियाकोस मित्सोताकिस से भी मुलाकात की और उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। उन्होंने सेंटागाम चौक में जवान स्मारक पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। यूनान की बाद राष्ट्रपति सूरीनाम और क्यूबा की यात्रा पर जाएंगे। 4 यूरोपीय देशों की यात्रा में इटली पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को इटली के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच कई क्षेत्रों में तालमेल बढ़ाने और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने यूगुसेप्पे कोंटे को इटली का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। इटली में नए प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बड़ी राजनीतिक वार्ता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इटली के विदेश मंत्री एंजा मोआवेरो मिलानेसी से भी मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने अपने रुख को साझा किया। विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान फ्रांस, लग्जमबर्ग और बेल्जियम की यात्रा भी है। उनकी इस यात्रा का मकसद यूरोपीय देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी और आपसी सहयोग बढ़ाना है। और अब बात फीफा विश्व कप फुटबॉल की। फीफा विश्व कप में आज का पहला मुकाबला स्वीडन और दक्षिण कोरिया के बीच खेला गया। दोनों टीमें ग्रुप एफ में हैं। रोमांचक मुकाबले में स्वीडन ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। हाफ टाइम तक दोनों ही टीमें कोई गोल नहीं कर पाई थीं। 65वें मिनट में स्वीडन के एंड्रियास ग्रेविट्स ने पेनल्टी किक से गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। 60 साल यानी कि 1958 के बाद स्वीडन विश्व कप में अपने शुरुआती मैच में जीतने में कामयाब रही है। इसके साथ ही स्वीडन ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपराजय रहने का रिकॉर्ड कायम किया है। इस मैच से पहले दोनों देशों के बीच 4 बार मुकाबले हुए। इनमें 2 मैचों में स्वीडन को जीत मिली और 2 मैच ड्रॉ रहे। दक्षिण कोरिया 2010 के बाद से विश्व कप में एक भी मैच नहीं जीत सका है।
और आज का दूसरा मैच बेल्जियम और पनामा के बीच रात 8:30 बजे खेला जाएगा। वहीं तीसरा मैच रात 11:30 बजे ट्यूनीशिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।